आपके पर्सनल भंग हो गया होगा, आपके पार्टी का भंग हो गया होगा, फिर वो ऑफिस के लीडर आपके पार्टी का क्यों नहीं पा रहे? आपको बताऊं, आपका अभी 2 घंटा पहले, अभी मैं बताता हूं, आपके पार्टी के 2 घंटा पहले, उसका 2 घंटा पहले मुख्यमंत्री जी के घर से 100 आपका पर्सनल आप सीबीआई के डर से भागे फिर रहे हैं। आपके एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य महिला सुरक्षित नहीं, आपको महिला के सम्मान की बात कर रहे हैं। जेकेबी न्यूज और एसटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आज 2 खास खसूसी मेहमान हैं। हमारे दाहिने तरफ बीजेपी के नवीन मिश्रा जी हैं। बता दूं कि बीजेपी मेंबर स्टेट कमेटी और 63 वार्ड से लड़ चुके हैं इस बार कॉरपोरेशन इलेक्शन। और दूसरे तरफ हमारे हैं लेफ्ट साइड में फैसल अली, जो टीएमसी नॉर्थ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं तृणमूल कांग्रेस के जो टीएमसी नॉर्थ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे ही पूछूंगा कि आज जिस तरह से इलेक्शन देखा गया, म्यूनसिपलिटी इलेक्शन, क्या कहना चाहेंगे उस पर, ये बताएं। देखिए, ये इलेक्शन अभी डेवलपमेंट का रिजल्ट है जी। ममता वेव लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअली डेवलपमेंट का वेव है जी। जिस स्ट्रेटेजी पे टीएमसी चलती है, जो स्लोगन है हमारी नेत्री ममता बनर्जी का, माँ माटी मानुस जी, तो माँ माटी मानुस के साथ मिलकर ये जो जीत है, माँ माटी मानुस का जीत है। और व्यक्तिगत जीत किसी का नहीं है, ये पूरी पार्टी का, पूरे पश्चिम बंगाल की आइडियोलॉजी का जी, और उसका डेवलपमेंट की जीत है जी। तो इस डेवलपमेंट के साथ आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं जी। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये पार्टी और मजबूत तौर पर, जिस तरह पश्चिम बंगाल में आज लोगों को जिस तरह का काम मिल रहा है, जिस तरह स्कीम्स मिल रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, पूरी हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया आज बंगाल की तरफ देख रही है कि जिस तरक्की के रास्ते में है, उसी तरीके के रास्ता में ममता बनर्जी अब इस देश को ले जाना चाहती है जी। तो हम लोग इसको 2024 से पहले देख सकते हैं कि लोग किस तरीक़ा से डेवलपमेंट के साथ जुड़ते हैं। जब आप काम करते हैं तो काम को किस तरह से सराहते हैं लोग, और यही हम लोग पूरे देश को आज मैसेज दे रहे हैं कि आज तृणमूल के साथ, उसके डेवलपमेंट के स्कीम्स के साथ आप जुड़िए, लोगों के साथ जुड़िए, तो आपको लोग ज़रूर प्यार करेंगे, ज़रूर आशीर्वाद देंगे। सिल्लीगुड़ी में देखा गया कि बहुत भारी बहुमत से टीएमसी जीती है, क्या खास वजह? जीती तो सभी अभी जितने चारों पौरसभा जहाँ भी हुआ वहाँ भी, चंदन नगर में भी आप बीजेपी भी 5 सीट लेकर आई है। यही तो देखिए डेमोक्रेसी का ब्यूटी है जी, कि हम जहाँ पर जीत रहे हैं, लोगों की प्यार से जीत रहे हैं। जहाँ पर नहीं जीता है वहाँ पर कहीं पर, वहाँ पर लोकल जो वो लीडर है, ग्राउंड लीडर जो है, उनसे कहीं ना कहीं कुछ भूल या गलती हो सकती है पब्लिक इंटरेक्शन में, या गवर्नमेंट के स्कीम्स उन तक नहीं पहुंचाने के लिए जी। तो ऐसे सीट्स लोकल लोग नाराज हो गए होंगे जी। तो हम लोग उस पर वर्कआउट करेंगे और देखेंगे कि उन लोगों तक हम लोग कैसे, भले वहाँ पर टीएमसी का कैंडिडेट जीता ना हो, पर दीदी का हमेशा से टारगेट रहा है कि जहाँ वो मुख्यमंत्री कोई तृणमूल कांग्रेस की नहीं है, वो मुख्यमंत्री बंगाल की है, और बंगाल का हर एक वार्ड, हर एक जगह को रिप्रेजेंट करती है। तो गवर्नमेंट का स्कीम उन तो सब तक, जहाँ कांग्रेस जीता या बीजेपी जीता, लेकिन वहाँ के लोग हमारे हैं। तृणमूल कांग्रेस पे आरोप भी लग रहे हैं कि बहुत सारे जगह में बूथ कैप्चरिंग हुई है, बॉक्स लेकर भागी जा रहे हैं। जैसे कि आसनसोल में भी कल का मैं देख रहा था, सोशल मीडिया में आ रहा था कि जो है वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग, सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो बंद कर दिए गए। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपको भी पता है एज अ जर्नलिस्ट, आप लोग तो ग्राउंड लेवल में काम करते हैं जी। जो जीतती है पार्टी, जो जीत रही है पार्टी, उसको क्या ये काम करने का जरूरत है क्या? आप गौर करके देखिए, एक पार्टी को पता है कि मुझे 80% 90% सीट मेरे साथ है, पब्लिक का सपोर्ट नहीं, वो 100% लेना चाहती है। टीएमसी का यही एक सिद्धांत मैंने देखा है कि वो चाहती है कि 106 सीट में 106 सीट ही हमारा आ जाए झोली में। ये मैंने देखा है। नहीं, ये आप नहीं देखे होंगे, ये विरोधियों का आपसे सवाल होगा मीडिया से। विरोधी अब आपके पास आते हैं ऐसा ले लेकर कि देखिए ऐसा कर रहा है, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपका अपना व्यक्तिगत राय हो सकता है, पर एज अ जर्नलिस्ट जो है, आप यकीन माने आपको ये कंप्लेन विरोधियों से मिलता है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि 100% लोकतांत्रिक व्यवस्था में 100% सीट लेना या 60% सीट लेके भी आप जीत सकते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मेयर आएगा, आप डेवलपमेंट के रास्ता पे रहेंगे,
तो हमारे लिए कुछ नहीं कि हमें 100% सीट चाहिए, ऐसा कभी भी ये हम लोग हमारे टॉप लेवल पार्टी लेवल से और अभिषेक जो हमारे लीडर हैं, यंग लीडर, यूथ लीडर, उनका भी आप देखिएगा हमेशा से ये स्टेटमेंट रहा है कि हम लोग जनता को डिसाइड करने दें और जनता के मैंडेट को हम लोग एक्सेप्ट करें कि हम लोग उसी हिसाब से फिर कमिंग इलेक्शंस में हम लोग तैयारी करेंगे कि सही मानों में ग्राउंड में हमारा क्या है। तो ये जो आरोप है, ये जो आरोप है आपका, ये सरासर बेबुनियाद है, ये विरोधियों का है कि 100% सीट चाहिए। मगर एक बात आप क्लियर ये भी मानेंगे कि जो हवा था, जो वेव है, वो टीएमसी की तरफ है और टीएमसी को ये सब करने की जरूरत नहीं। हाँ, विरोधियों को आप बोल रहे हैं करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ कर रहे हैं लोग। नहीं, देखा गया है, हमारे पास वीडियो है। वीडियो देखिए, वीडियो में कोई टीएमसी का यहाँ पर सिंबल लगा के तो होगा नहीं जी, आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर होगा तो वो टीएमसी का आदमी नहीं होगा जो टीएमसी का चिन्ह लगा के। आप इतना कॉन्फिडेंट के साथ कैसे कह सकते हैं कि टीएमसी का आदमी नहीं होगा? बिल्कुल। आप जिस कल की बात देखिए कि जिस तरीके से आसनसोल में रात 2 बजे के करीब में ऑलरेडी काउंटर ये वोटिंग काउंटर के हाउस में इन करके उसके बाद मशीन को निकाल कर लेकर दौड़ना और कांग्रेस का वहां पे प्रोटेस्ट होना इस बात की वजाहत करती है कि टीएमसी वाले भाग रहे हैं लेकर। हालांकि मार्जिन में जीत रहे, टीएमसी मार्जिन में जीत रही है, फिर भी इस तरह से हरकत। मैं यही बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसे लग रहा है कि वो टीएमसी का बंदा बैलेट लेके भाग रहा है और कांग्रेस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अच्छा, अब कितना देर लगेगा? मुझे पता है, मैं हार रहा हूँ। सुनिए, झमेला डर किसे होता है? जो हार रहा होता है, ठीक है। हम तो जीत रहे हैं, 1-2 वार्ड में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी को, आपको भी पता है, हम लोग का स्ट्रॉन्ग होल्ड चल रहा है। ऐसे हालात में ये जो आप बोल रहे हैं मीडिया को दिखाने के लिए क्या राजनीति होती है, यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप वेल एक्सप्लेन्ड जर्नलिस्ट हैं, पूरा इंडिया घूमते हैं। यूपी में, बिहार में ये आमतौर पर देखा गया। बंगाल की कभी सिद्धांत में आप देखिए, सीपीएम के जमाना से टीएमसी के जमाना तक ये चीजें नहीं देखी गई, ये अचानक नया क्या आ रहा है? ये इससे सरासर साबित होता है कि अपोजिशन देख रहा है कि वो जिस तरह से हार रही है तो उनके हाई लीडरशिप को वो जवाब कैसे देंगे कि वो इस तरह से कैसे हार गए, कॉन्टेस्ट भी नहीं दे पाए, काउंटर भी नहीं दे पाए। तो उनको वो एग्रेशन दिखाना है तो वो तो कांग्रेस का झंडा लेकर तो बैलेट लेके भागेंगे नहीं, वो टीएमसी का झंडा लेकर बैलेट लेके भागेंगे अगर मुझे कराना है। तो आप जो बोल रहे थे यकीन के साथ, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तृणमूल कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता ऐसी कोई भी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज हमें पता है हम बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारा हाई लीडरशिप से भी यही, पिछले कोलकाता कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी यही आया था कि आप ग्राउंड लेवल में पब्लिक के साथ मिलकर काम करके उनके साथ वोट कर जीतिए, आपको इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत। नवीन जी, क्या आप इनकी बातों से सहमत है जिस तरीके से इनका तृणमूल कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंट है कि ये पूरे तौर पे जीत रहे हैं? देखिए, कलकत्ता वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन के चुनाव के बाद जिस 2 मई से पूरे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की स्पेशल टीम ने जिस ढंग का कांड पूरे पश्चिम बंगाल में किया है, ये हिंदुस्तान ही नहीं पूरे देश ने देखा और सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है। अभी आप देख रहे होंगे सीबीआई ने इस मुद्दे पर कितने लोग अरेस्ट किया है और कितने लोग भागे फिर रहे हैं। देखिए, बंगाल में ममता बंदोपाध्याय के नेतृत्व में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, सामाजिक समरसता को तोड़ दिया गया है, सांप्रदायिकता चरम सीमा पे है और हिंदू और मुसलमान दोनों, इनके शब्दों में, तृणमूल सरकार के शब्दों में, तृणमूल के कार्यकर्ताओं के शब्दों में एक दूसरे के खून के प्यासा बनते जा रहे हैं। इस राज्य की एक सिस्टम इन लोगों ने ऐसे कर दिया है। अभी आप सिस्टम ऐसा कर दिया, आप कह रहे सिस्टम ऐसा कर दिया है, यहाँ पे इतना मैंडेट से दीदी जीत रही है और इस तरह से आप मैं उसी जगह पे दे रहा हूँ ना, मैं उसी जगह पे दे रहा हूँ। आज के जो रिजल्ट हुए हैं उस रिजल्ट में विधाननगर के लिए वहां के पुलिस कमिश्नर सुप्रीम सरकार को धन्यवाद के पात्र हैं, सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर गौरव शर्मा वो धन्यवाद के पात्र हैं और एन सुधीर जो आसनसोल दुर्गापुर के कमिश्नर है ये धन्यवाद के पात्र हैं। और आज के इलेक्शन के रिजल्ट के हीरो का नाम है सौरभ दास, जो एक्स रिटायर्ड आईएएस हैं और वेस्ट बंगाल इलेक्शन कमीशन के अभी कमिश्नर हैं। उनको अगले 2 साल तक अगर इस राज्य में फिर से पुनः ममता बंदोपाध्याय के सिग्नेचर से अगर कमिश्नर रहना है तो 108 के 8 जगह में उनको बोर्ड बनवाना होगा। पुलिस कमिश्नर अगर
आसनसोल के पुलिस कमिश्नर, अगर आसनसोल में सीट कम आ जाती और वोट नहीं बनती तो कल से लेकर के परसों तक सुधीर जी की ट्रांसफर हो जाती, सिलीगुड़ी से गौरव शर्मा की हो जाती और सिलीगुड़ी सरकार को विधाननगर से हटा दिया जाता। रिजल्ट साफ क्लियर बताता है कि कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव, मैं खुद ही कैंडिडेट था, मुख्यमंत्री के विधानसभा में मैं राजनीति करता हूं भवानीपुर से 63 नंबर वार्ड से। आप 63 नंबर वार्ड में एक भी लोग से, यहां तक कि अगर ऑन कैमरा हटा के तृणमूल के कार्यकर्ताओं से भी अगर पूछेंगे मेरे बारे में, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस छोड़िए, तो आपको पता लगेगा। अगर मैं तो आज भी बोलता हूं कि तृणमूल कांग्रेस को अगर हिम्मत है तो बिना प्रशासन के वो बंगाल के किसी भी जगह में चुनाव करा ले, आज भी वो 20 से 25% से ऊपर उनको सीट नहीं मिलेगी। जिस राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, तृणमूल के लीडरशिप के नेतृत्व में बूथ लूटने का काम होता हो, भीतर में जो प्रिजाइडिंग बैठते हैं उनको डराने का काम किया जाता हो, पुलिस बैरिकेड बना करके बूथ लूटवाते हो, रात दिन के अंदर में कैमरे के अंदर सेलो टैप लगा दिया जाता हो, लोकतंत्र की इससे बड़ी क्या हत्या हो सकती है? देखिए जावेद भाई, लोकतंत्र को बचाने के लिए हर मीडिया के साथ साथ बुद्धिजीवी समाज में, तृणमूल में भी कुछ अच्छे लोग हैं, तृणमूल में भी सब लोग एकदम कुछ संख्या अच्छे लोगों की है जो अंदर से नाखुश हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा खेला तो है, इतना बड़ा जावेद भाई, और इस तरह से आप बात कर रहे हैं जावेद भाई, आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, विधानसभा में इतने बड़े मैंडेट से जीते। अगर लोकतंत्र की हत्या ही होती तो फिर सरकार कैसे बनाती? आज देखिए कि सिलीगुड़ी में जो सीपीएम का सीट था वो आप एक चीज बताइए कि सिलीगुड़ी में मेरे 5 कैंडिडेट जीते हैं जी। 4 नंबर वार्ड से विवेक जी हैं, 5 से अनीता महतो हैं जी, 8 से शालिनी डालमिया हैं, 9 से अमित जैन जी हैं और 4 से हमारी मंजू पॉल जी हैं। ईमानदारी से अगर वहां गौरव शर्मा जी वहां के कमिश्नर हैं, उनके नेतृत्व में तृणमूल की स्पेशल बटालियन टीम जो है जो काम करती है, उसके नेतृत्व में अगर वहां इलेक्शन नहीं होता तो आज भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड बनती। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात को समझिए। वहां इनको ये मालूम है कि नॉर्थ बंगाल में इनकी स्थिति क्या है, चाहे वो गोरखालैंड में दार्जिलिंग का इलाका हो, डोवार्ड्स का इलाका हो, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर हो, मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, कूच बिहार हो। अभी मुख्यमंत्री जी आज ही गई है ग्रेटर में, मुख्यमंत्री जी को थोड़ी देर पहले सुन रहा था, मुख्यमंत्री जी बोल रही थी कि जब ज्यादा सीट हमरा पेये जाई और माइंडेड पाई तो हमारे गंभीर होबार दरकार। 2 दिन पहले आपने देखा होगा, यहाँ तो इस राज्य में मुख्यमंत्री जी को ही उलटने का प्लान इनके पार्टी के लोग कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने अपने घर पे कल या परसों मीटिंग बुलाई और पूरी तृणमूल कांग्रेस की सारी कमेटी को बर्खास्त कर दिया गया। देखिए ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें कब कौन सीईओ बनेगा, कब कौन डायरेक्टर बनेगा, कब कौन चेयरमैन बनेगा, ये हर नंबर है। नहीं जावेद भाई नहीं है, पार्टी का जावेद भाई नहीं है बीजेपी में, जावेद भाई इनके पार्टी में। मैं तो बता रहा हूँ, आज फिलहाल साहब इस कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सेकेंड टाइम मेयर हैं। इस जगह पे इसी मेयर के सीट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैठे थे। ईमानदारी से फिराद भाई कभी अपने चेतला के घर में या कॉर्पोरेशन में बैठ के जब सोचेंगे तो उनको लगेगा कि जो चेयर पे बैठ रहे हैं वो जबरन पुलिस ने उनको दिया है बैठने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको नहीं मिला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं मिला है। देखिए नहीं, कांग्रेस देखिए कहीं हो सकती है, लेकिन इस तरह से आप इल्जाम नहीं लगा सकते। पूरी 40 से 45-50% सीटों को कलकत्ता नगर निगम के चुनाव में जबरन लूट लिया गया। 2-4 अगर अपोजिशन के लोग अगर जीते हैं तो वो जबरदस्ती लड़के जीते हैं या कहीं पुलिस में चूक हो गई है और उस चूक के चक्कर में उसी की ट्रांसफर होने वाली है। कितना सच्चाई है ये बताएं। सबसे पहली बात जी, ये बीजेपी का आप देखिएगा कल्चर रहा है जी, वो अपने हार को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं ये बीजेपी की मैं वहां से शुरू कर रहा हूँ, मैं वहां से शुरू कर रहा हूँ। कोई भी एक पार्टी देखिए, आप कोई भी पार्टी जिसका देश में एक सम्मान है जी, आप देखिएगा हार को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले बोलता है कि वी वेलकम द डिसीजन ऑफ पब्लिक। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, डेमोक्रेसी में जब पब्लिक मैंडेट आता है तो कोई भी जितनी भी बड़ी पार्टी हो, आप कांग्रेस को भी देखिएगा, जब हारता बोलता वी एक्सेप्ट द पब्लिक मैंडेट। लेकिन बीजेपी का कल्चर रहा है, वो हारता है तो वो सारा का सारा तुहमत जो है वो अगेंस्ट की पार्टी पे डाल देता है। ये आप कॉमन देखिएगा, जो नवीन जी का जो आपका अभी आपने सुना, वो उनका इंडिविजुअल नहीं, जितना लीडर है जहां जिस स्टेट में आ रहा है वो आप देखिएगा, वो ये पब्लिक के मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको सम्मान नहीं देते।
अगर इस जीत को अगर आप इस तरीके से नकार दीजिएगा तो मुझे लगता है नवीन जी पश्चिम बंगाल के लोगों का अपमान कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब आइए यहाँ पर कि जिस तरह से बोल रहे हैं हम इंडिविजुअली एक एक नेता का, उनका प्रचार का, उनके चीज़ों का मैं उनको जवाब नहीं देना चाहता, बिकॉज चेतला में क्या डेवलपमेंट हुआ है, या वो खुद बोलते हैं मुख्यमंत्री के क्षेत्र में रहते हैं। पश्चिम बंगाल में बिफोर तृणमूल कांग्रेस जो सीपीएम के ज़माने में क्या दौर रहा है, किस तरह का कलकत्ता और बंगाल हम लोग देखते थे, आज क्या देख रहे हैं शायद इनको नज़र नहीं आता, क्योंकि इनके आंखों में जो है वो एक तो अनभक्त का चश्मा चढ़ा हुआ है। जब डेवलपमेंट का चश्मा दिखेगा तो नजर आएगा। बट इशू ये है जो सवाल यहाँ पर ये कर रहे हैं कि 5 कैंडिडेट जीता, वहां पर पुलिस व्यवस्था अच्छा था, बाकी सीट पे पुलिस व्यवस्था अच्छा नहीं था। ये समझने वाली बात। क्या विधाननगर में पुलिस व्यवस्था सही नहीं था? नवीन जी से एक सवाल है कि जिस तरीके से टीएमसी का कहना है कि क्यों बीजेपी को डेवलपमेंट नजर नहीं आता बंगाल की सरजमीन पर। देखिए एक चीज बता दूं, आप बहुत बढ़िया है, समझ पाएंगे। मेरे मित्र, काबिल मित्र हैं, मेरे अच्छे प्रवक्ता हैं तृणमूल के, और उन्होंने अच्छी बात कही। विकास पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए कभी भी। ममता बंदोपाध्याय के नेतृत्व में हो या इससे पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के नेतृत्व में जब वामफ्रंट की सरकार थी, अगर कोई भी सरकार राज्य के अंदर अगर विकास करता है तो उसको हर पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए। आपको मालूम होगा जो विकास की बात कर रहे हैं और इनके पार्टी के जो सुप्रीमो ममता बंदोपाध्याय हैं जी, पूरे हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर आज के समय में अगर कोई योजना है तो वो योजना आयुष्मान भारत है, जिसमें प्रधानमंत्री जी के गारंटी पे एक साधारण रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, पान बेचने वाले हो, चाय बेचने वाले हो, गरीबी रेखा के नीचे हो, किसान हो, किसी भी वर्ग के, किसी भी संप्रदाय के लोग हो, छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, केवल वो कार्ड लेके हिंदुस्तान के 99% बड़े हॉस्पिटल्स में जाएं, वो कार्ड दें और उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। और उसी के जगह उसको पूरी पश्चिम बंगाल ने सबसे पहले नकारा। स्वास्थ्य साथी कार्ड है। मैं जावेद भाई मेरे साथ अब चलिए, मैं कलकत्ता शहर के 25 नर्सिंग होम में चलता हूं आपके साथ जी। 25 में से 24 या 25 के 25 नर्सिंग होम में स्वास्थ्य क्या स्थिति है मैं बता, मैं डेली पैरवी करता हूं। आपको मालूम है मेरे इलाके के अंदर 15 हॉस्पिटल्स बड़े हैं। स्वास्थ्य साथी कार्ड लेके जाए और जैसे कहेंगे कि मेरे पेट में दर्द है, तो या तो ये बोलेगा कि भाई देखिए हम जब भी एडमिशन ले सकते हैं जब आप लिख के दे दीजिए कि हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं है जी। स्वास्थ्य साथी कार्ड में हॉस्पिटल को पैसा ये लोग नहीं दे पा रहे हैं, कोई हॉस्पिटल स्वास्थ्य साथी कार्ड को नहीं मान रहा है। मेरे मित्र डेवलपमेंट के लिए बोल रहे थे, निश्चित तौर पे जो काम उन्होंने अच्छा किया उसके बारे में उनको बधाई है, मैं बिल्कुल अभी भी बोल रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आराम से सारी 108 सीट, 108 जो इनकी बोर्ड बनने वाली है सबकी बधाई इसलिए ले लें। और मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं अपने पार्टी सुप्रीमो से भी, मैं भारतीय जनता पार्टी के भी अपने लीडरशिप से भी करता हूं, अपोजिशन में जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी उनको भी करता हूं कि हम सब लोग लिख करके आराम से दे दें इलेक्शन कमिश्नर को कि भैया कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हम लोग चुनाव न लड़े और आराम से ममता जी के नेतृत्व में पूरे 108 जगह में तृणमूल की लिस्ट बना के नोटिफिकेशन निकाल दे कि इनको नॉमिनेट कर दिया गया। जब लोकतंत्र की हत्या ही करानी है, पब्लिक को वोट ही नहीं देने देना है, उल्टा इल्जाम तो आपकी पार्टी पे लगती है। मैं बता रहा हूं जावेद भाई, मैं उसी जगह पे आ रहा हूं। गोवा का चुनाव खत्म होगा, दूसरे दिन को रिप्रेजेंट करने के बाद ये सवाल नवीन, मैं बता रहा हूं, आप एक मिनट सोच के देखिए भाई, मैं बता रहा हूं आपका एक पद योगी आदित्यनाथ, आप एक मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, एक मिनट मुख्यमंत्री क्या कहता है, यूपी को अगर आपको केरल और वेस्ट बंगाल नहीं बनने देना है, इसका बिल्कुल सच्चाई है, इसका डिफरेंशियल बता दीजिए। बिल्कुल सच्चाई है। देखिए इसको आप 99% लिटरेसी केरल में पश्चिम बंगाल मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आप पूरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र की अगर हत्या मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ है तो पश्चिम बंगाल में। देखिए पश्चिम बंगाल में आप लोग दूसरे दृष्टिकोण से उसको न जोड़े। मैं आपको बार बार मैंने कई चैनलों पे कहा है कि मेरे पार्टी के लीडरशिप भी अगर मुस्लिम शब्द यूज करके अगर कोई मामला अगर बोलते हैं, देखिए हिंदुस्तान के रहने वाले जो भी मुसलमान 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश में रहे, वो इस देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। उनके राष्ट्रवादी होने पर और उनके राष्ट्रवाद पर मेरी पार्टी की लीडरशिप भी अगर कोई उंगली उठाती है तो ये समाज के लिए अच्छी चीज नहीं है। मैं ऑन कैमरा आपके पार्टी में बोल रहा हूं। देखिए आपके कैरियर के भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, समाज को पहले बचाना है। राजनीति हमारे सिद्धांतिक रूप से समाज में चलने का एक रास्ता है, लेकिन देश के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, बांग्ला बोलने वाले हो, समिया बोलने वाले हो, तेलुगु बोलते हो, कन्नड़ बोलते हो, भोजपुरी बोलते हो, मैथिली बोलते हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर ये चीज कहा है तो सच्चाई कहा है, इस पे विचार होना चाहिए। देखिए आप जल भाई, आप उस पार्टी के नेता हैं, आपकी अपनी मजबूरी है, कहीं ना कहीं मजबूरी है, लेकिन लोकतंत्र को बचाने की बंगाल की आपका देखिए
लोकतंत्र को बचाने के लिए आपकी सरकार ने जिस ढंग से कवि नूरुल इस्लाम के इस राज्य को, आप रविंद्रनाथ टैगोर की इस धरती को, स्वामी विवेकानंद जी के इस धरती को जिस ढंग से आपके लीडरशिप ने इस राज्य को बदनाम करने का काम किया है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो बंगाल की संस्कृति थी, बुद्धिजीवी की संस्कृति थी, एक सोशल एक्सट्रीमिज्म की संस्कृति थी, एक इस जगह पे सोशलिस्ट मूवमेंट की संस्कृति थी, उसको आपने खत्म कर दिया पूरे राज्य के अंदर में। आप ऑपोजिशन रहने देना चाहते हैं। विधाननगर, आपकी विधाननगर का इलेक्शन हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर विधाननगर इलेक्शन में, विधाननगर के इलेक्शन में अवेलेबल था, विधाननगर के 80% बूथों पे जबरन तृणमूल वालों ने कब्जा कर लिया है। 80% जगहों पे जब इनको कोई रास्ता नहीं मिला तो आसनसोल में आपको मालूम होगा, आपने देखा होगा, ये रात में बैलेट बॉक्स बदलने लगे, ये रात में इन्होंने बॉक्स को बदला है। वो अरे ये तो गलती से कुछ सीट भारतीय जनता पार्टी को मतदाताओं ने वोट दिया, इसकी वजह से मिल गया है। ये तो पूरी 100 इनका स्थिति यही था, एक्सेप्ट करके आसनसोल के विधाननगर में 41 सीट इनको चाहिए। विधाननगर में पूरा साफ है बीजेपी, क्या कहेंगे? पूरी पूरा साफ है। विधाननगर के ओरिजिनल चुनाव अगर हो जाए तो 50-50 बंटवारा हो जाएगी दोनों, बीजेपी का और तृणमूल कांग्रेस में। आसनसोल में बीजेपी अपनी वोट बनाएगी, सिलीगुड़ी में अपनी वोट बनाएगी, लेकिन इनको सुप्रीम सरकार के नेतृत्व में 41 सीट चाहिए था, गौरव शर्मा जी के नेतृत्व में 47 सीट चाहिए था, और एन सुधीर जो डीसी साउथ रहे थे कलकत्ता में, आज कमिश्नर है आपके आसनसोल दुर्गापुर, उनके नेतृत्व में 106 सीट की जरूरत थी। अरे जनता को आपने वोट नहीं देने दिया, जनता को अपने घर से बाहर नहीं निकलने दिया। एक स्पेशल टीम आपने बना दी, जिस टीम ने 2 रात पहले से लोगों को मजबूर कर दिया एरिया में वोट नहीं देना है। ये कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? और वही उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आएगा, गोवा का रिजल्ट आएगा 15 मिनट के बाद में। पार्थो चटर्जी बाबू, प्रदेश का बाद में, पार्थो चटर्जी नहीं, मैं दूसरी चीज बोल रहा हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश का 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, 10 तारीख के शाम में 5 बजे मुख्यमंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस या पार्थो बाबू का प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिरहाद साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगा कि राज्य सरकार ने इलेक्शन कमिश्नर की मेहरबानी से अपनी चुनाव जीता है और हमने जबरन जो है वहां ईवीएम ही गड़बड़ी थी। ईवीएम बंगाल में हो तो ईवीएम इनकी अच्छी हो जाती है, उत्तर प्रदेश में ईवीएम खराब हो जाती है। अरे एक रास्ते पे चलिए, आपकी पोल खुल गई है, आपकी पार्टी नहीं आप बच पा रही है। आप 3 दिन पहले पूरी कौन सी लोकतांत्रिक पार्टी गोवा में चुनाव लड़ रहे हैं, त्रिपुरा में अब जा रहे हैं और अपने पार्टी में लोगों को बर्खास्त कर रहे हैं। नवीन जी एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक की हत्या हो रही है, यहाँ पे फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। अगर फेयर इलेक्शन अगर नहीं हुआ है तो फिर आप विधाननगर की सरजमीन पर देखिए कि पूरा का पूरा सीट जो है वो टीएमसी के खाते में गई है। इसलिए नहीं क्योंकि वहां पे बीजेपी का सफाया हुआ, बल्कि डेवलपमेंट के नाम पे वहां पे दिया गया है सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक। आप आसनसोल की बात करें, आप चंदन नगर की बात करें तो डेवलपमेंट, अगर सिलीगुड़ी की आप बात करें तो सिलीगुड़ी जहाँ पे सीपीएम के खाते में रही, क्यों फिर टीएमसी ले सकी अगर वहां पे अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है? समझिए, पुलिस कमिश्नरों की मेहरबानी से, थाना के आईसी के मेहरबानी से, स्टेट के डीजीपी के मेहरबानी से, और सबसे बड़े इस इलेक्शन के सबसे बड़े जो हीरो हैं उनका नाम है सौरभ कुमार दास, एक आईएएस है। उनको इसीलिए बैठाया गया है, रिटायर्ड आईएएस को इसीलिए बैठाया गया है, और अगले 2 साल के लिए उनको फिर अगर रहना है तो उनको 108 जगह जीत के देना होगा। लोकतंत्र, देखिए मैं तो धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री को कि आईएएस और आईपीएस मेमोरेंडम को एक नए सिरे से अब देश में लागू करने का प्लान चल रहा है, ताकि ये तमाम जो राज्य के नेता बैठे हुए हैं किसी भी प्रदेश में, जो मुख्यमंत्री के पद में रह के, मंत्री के पद में रह के, कमिश्नर के पद में रह के आईएएस और आईपीएस के जो मेमोरेंडम की अवहेलना करते हैं, शपथ लेके आते हैं और केवल पदलोलुपता के चक्कर में प्रमोशन कैसे हो, डिमोशन कैसे हो, सेंटिंग में कैसे चले जाए, उसको बचाने के लिए राज्य सरकारों से मिलकर के संविधान के ऊपर कुठाराघात करते हैं। ये भारत सरकार बहुत बढ़िया डिसीजन ले रही है। देश का 130 करोड़ जनता में बड़ी आबादी जो है प्रधानमंत्री के इस फैसले के साथ है। ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप यूपी चला रहे हैं, तो इससे बेहतर तो उनसे बेहतर हम लोग नहीं बता सकते हैं। बट एक बात उनका जो आपने बोला उन्होंने कि यूपी में जब रिजल्ट आएगा और बीजेपी के पक्ष में आएगा और उसके बाद ईवीएम पे सवाल उठाने के लिए विपक्षी पार्टी आ जाएंगे, यही जो घमंड है जो बीजेपी का टूटना बाकी है। पब्लिक मैंडेट आने से पहले वो डिसाइड कर चुके हैं कि पब्लिक का मैंडेट हमने काम किया है, हमने काम किया है, काम आप कर सकते हैं, शांति दिया है, ममता प्रशासन को मौका दिया है, तो काम से नहीं जीती। बंगाल के आईपीएस को, बंगाल के प्रशासन के लोगों को
यूपी से सीखना चाहिए। थोड़ा समझिए बात को। क्या काम हुआ है अभी वो बोल के गए कि रिजल्ट आएगा 10 तारीख को। इनको पहले से बिल्कुल कॉन्फिडेंस इसलिए हमने काम किया है। कॉन्फिडेंस अलग चीज है, हमने काम किया है, लेकिन पब्लिक का मैंडेट का मजाक उड़ाना जनता के मैंडेट को मान रहे हैं। इलेक्शन कोड हमारे काम पे विश्वास है। इलेक्शन कोड ऑफ आप ये बताएं कि टीएमसी को जब इतना कॉन्फिडेंट है अपने काम पे, तो फिर ये रैगिंग का जो बार बार ऑपोजिशन पार्टी जो रैगिंग का मसला उठा अरे सारी मीडिया दिखा रही है, पूरा प्रदेश देख रहा है, तो फिर क्यों ये रैगिंग हो रहा है, क्यों सब जगह फिर तो नोटिफिकेशन निकाल लीजिए। जिसकी सरकार होगी उसी के काउंसलर होंगे। पार्टी इस पर सवाल खड़ा नहीं, है। सवाल अब हम एक मिनट ये जो दो बात बोल के गए, एक तो मैंने बता दिया कि इनको कैसे पता कि ये जीत रहे हैं जी। ये तो विकास सीखना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से। जितना हम जानते हैं कि ये तो ज्योतिषी नहीं है जी। खैर, इनका दूसरा बात कि जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन आप जीत रहे तो ईवीएम पे आप सवाल नहीं उठा रहे और कहीं पर बीजेपी जीतती है। मैं यूपी की बात करूंगा नहीं क्योंकि यूपी का रिजल्ट आया नहीं है, इसलिए मैं पब्लिक का मजाक नहीं उड़ाना चाहता। लेट देम डिसाइड। मजाक नहीं ना, विकास पे विश्वास करिए ना। आपको विकास पे विश्वास नहीं है, आपने जनता का ऐसा विकास पूरा देश देख रहा है। आप जनता का अपमान कर रहे हैं बंगाल में। जितना सुनिए, आप जनता का अपमान कर रहे हैं, जनता को वोट नहीं देने दे रहे हैं। आपके पास कोई डेटा है? बिल्कुल है। कौन सा डेटा? एक जगह बता रहा हूँ, मैं उसी जगह में बता रहा हूँ। केरल का तो डेटा है, केवल एक जगह का ले लीजिए, आप मुझसे केवल एक जगह का ले लीजिए। मैं एक छोटा सा एरिया का बोल रहा हूँ। इनका दूसरा बात पे क्लियर कर। मुख्यमंत्री 10 साल एमएलए रही है भवानीपुर विधानसभा में। फिर मुख्यमंत्री जी 5 साल भवानीपुर जानना चाहिए। आपके मुख्यमंत्री 25 साल एमपी रही है भवानीपुर क्षेत्र से साउथ कलकत्ता की। 10 साल से मुख्यमंत्री जी एमएलए हैं। चुनाव हार के नंदीग्राम से आने के बाद से फिर वो भवानीपुर से एमएलए बनी है। केवल 5 काम भवानीपुर विधानसभा में बता दें मुख्यमंत्री रहते हुए, चाहे वो ड्रेनेज का मसला हो, चाहे वो रोड का मसला हो, चाहे वो लाइट का मसला हो, चाहे वो इंदिरा आवास का मसला हो, चाहे वो मनरेगा का मसला हो, वृद्धा पेंशन का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य साथी कार्ड का मामला हो, बीपीएल कार्ड का मामला हो, सब जगह जब मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी अनियमितता है तो फिर पश्चिम बंगाल में क्या सोच सकते हैं। मैं एक वार्ड में राजनीति करता हूँ 63, जहां सेकंड टाइम में लड़ा। क्या मैं बता रहा हूँ, मेरे वार्ड से 80 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ तक टैक्स आपके कलकत्ता कॉर्पोरेशन में जाता है जी। आज पूरे पश्चिम बंगाल में और कलकत्ता कॉर्पोरेशन के इलाके में सबसे ज्यादा अगर ड्रेनेज की समस्या है तो 63 नंबर वार्ड में है। पूरे कलकत्ता महानगर का मानचित्र पे आप देखेंगे, पार्क स्ट्रीट, कमेक स्ट्रीट, थिएटर रोड, मिलिंटन और रसल स्ट्रीट, आधे घंटे के जल जमाव में पूरा एरिया डूब जाता है। आप अवैध निर्माण की स्थिति देखिए, आप देखिए हुक्का बार की स्थिति देखिए, नाइट क्लब का देखिए, सारे जगह पुलिस के संरक्षण में, चाहे कोई भी हमारा थाना हो, 2-3 डीसी है 63 नंबर वार्ड के, आप सेंट्रल डीसी हो, साउथ डीसी हो, आप केवल इलाका की स्थिति देखिए। देखिए साहब, विकास के मामले में मैं भी मुख्यमंत्री जी के साथ हूं, विकास के मामले मेरी पार्टी भी मुख्यमंत्री जी के साथ है, लेकिन विकास का अर्थ विकास होना चाहिए। योगी जी के विकास से सीखना चाहिए, प्रधानमंत्री के विकास से सीखना चाहिए, योगी जी के विकास से आप बिल्कुल सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। योगी जी ने जिस ढंग से प्रशासन को एक मौका दिया है समाज को ठीक करने का, विकास करने का, चाहे किसान का मामला हो, लाइट का मामला हो, रोड का मामला हो, मनरेगा का मामला हो, वृद्धा पेंशन का मामला हो, तमाम जगह देखिए चला देते आपके मंत्री। आप ऐसा बात बोल रहे हैं, ये कानूनी की चीज है, कानूनी प्रक्रिया में कार्रवाई हुई है। आपके आंखों में खून नहीं आया? 2 मई के बाद इस राज्य के अंदर में 2500 भारतीय जनता पार्टी के बहनों के आपके लोगों ने बलात्कार किया है और हत्या की है। आजादी के बाद पिछले 3 सालों में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपके 300 से 350 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की आपने हत्या कर दी है। हमारे एमएलए की हत्या हुई है, तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व है। आपके पुलिस चुपचाप नहीं, आपका पर्सन ठीक है। 300 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, बलात्कार हुई है। मैं डेटा पे बात करता हूं, आप अभी बताइए कि पिछला विधानसभा इलेक्शन से पहले आपके पास तो अपने लीडर कम और तृणमूल से लिए हुए लीडर खरीदे हुए ज्यादा थे। आपके पर्सनल भंग हो गया होगा, आपके पार्टी का भंग हो गया होगा, फिर वो ऑफिस के लीडर आपके पार्टी के लोग हैं, क्यों नहीं पा रहे? आपको बताऊं, आपका रिफ अभी 2 घंटा पहले, अभी मैं बताता हूं, आपके पार्टी के 2 घंटा पहले उसका परिणाम, 2 घंटा पहले उसका परिणाम मुख्यमंत्री जी के घर से 100 मीटर पर, अभिषेक बंदोपाध्याय जी के घर से 50 मीटर पर और भवानीपुर थाना के 20 मीटर पर आज आपके चैनल के माध्यम से फुलगावा में जो शहीद हुए थे हमारे भारत माता के संतान, आज ही का वो दिन था। हम भी अपने पार्टी की ओर से, देश की ओर से उनके परिवार को शक्ति दे और वो तमाम वीरों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। उसका एक कार्यक्रम था आशुतोष कॉलेज के पास में। आप ही के पार्टी से आप पार्टी बोल रहे हैं। इस राज्य के
एक मजबूत पॉलिटिकल परिवार का लड़का जो नंदीग्राम से मुख्यमंत्री को हरा के इस राज्य में अपोजिशनल लीडर है। अभी 2 घंटा पहले जब वहां आते हैं, तृणमूल कांग्रेस की स्पेशल टीम क्या व्यवहार किया सारे मीडिया दिखा रही है। भवानीपुर थाना 20 मीटर पे है, अभिषेक बाबू का घर 50 मीटर पे है, मुख्यमंत्री जी का घर 100 मीटर पे है। एक ऑपोजिशन लीडर को आप सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। खिसानी बिल्ली खंबा नोचे, मुख्यमंत्री चुनाव हार गई है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनी है, तो उसका अब जीत कर बनी है। देखिए, एक तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री रहते हुए इतने बड़े पार्टी के नेता मान के नंदीग्राम से चुनाव हार के मुख्यमंत्री पद का शपथ लेना ही बंगाल के संस्कृति पर यह हमला है। वो तो नंदीग्राम हमला है। नंदीग्राम को चुनाव हुआ था, प्रियंका टिमरीवाल पूरे पश्चिम बंगाल में जितने री इलेक्शन हुए हैं मई के बाद, उसमें सबसे ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका टिमरीवाल चुनाव हारी है, सबसे ज्यादा वोट लेकर के। जितने कैंडिडेट जीते हैं उसमें सबसे कम वोटों से मुख्यमंत्री जीती हैं। नंदीग्राम से हार के आई हैं, भवानीपुर में इतना अगर काम की रहती तो 90% वोट लेके चली रहती। सबसे कम वोटों से मुख्यमंत्री जीती है भवानीपुर में जितनी री इलेक्शन हुई है इलेक्शन के बाद। देखिए, आपके हिसाब से क्या यूपी में काम हुआ है आपके हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब आपके हिसाब का यहाँ पर कोई हम लोगों में वो कंपटीशन नहीं हो रहा कि वो कितना चिल्ला पाते हैं या हम कितना। नहीं, चिल्लाने की बात नहीं है, वो अपना मैं जो बोल रहा हूँ अपनी बात बता रहे हैं। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ सुनिए, यहाँ पर मेरी उनकी जीत या हार की बात नहीं जी। मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में पब्लिक मैंडेट ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हमारे और आपके सिद्धांत या उसूलों के। हम तो बोलेंगे हमने बहुत अच्छा काम किया, पब्लिक जब वोट देती है उससे हम लोग लेते हैं कि हमने अच्छा काम पब्लिक के लिए किया कि नहीं किया, पब्लिक जवाब देगी। अब आज की तारीख में उन्होंने सीधा सीधी ये पूरी चारों जो हम लोग आज जिस डिबेट में बैठे हैं, ये चारों म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन का रिजल्ट को उन्होंने नकार दिया कि वो काम के बेसिस पे पब्लिक नहीं दिया वोट जी। ठीक है, उनको पता होना चाहिए अगर इस तरीके से जिस तरह से वो बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन इसका ये है, अगर इस तरह से होता पब्लिक को वोट देने नहीं मिलता ना तो आज जनता रास्ता पे रहती। इतना आसान नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बोल रहा था, वो 2 बात बोल के गए। ईवीएम का बात को क्लैरिटी आपने नहीं लिया। जब ये उनका कहना होता है कि जहाँ पर बीजेपी जीतती है जहाँ पर बीजेपी जीतती है वहाँ पर ईवीएम का विरोधी आवाज उठाता है, और जहाँ पर टीएमसी जीती है वहाँ ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। देखिए, पश्चिम बंगाल में या कहीं और जहाँ पर पार्टी विरोधी बीजेपी के अगेंस्ट में जो जीत रही है उसका स्टेट इलेक्शन कमीशन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के अंदर में है, ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर में निगरानी सेंट्रल कमीशन का है। लेकिन आप जहां जीत रहे हैं आप गौर करके देखिए, वहां पर स्टेट इलेक्शन कमीशन भी आपका है, स्टेट गवर्नमेंट भी आपका है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपका है। तो आपको क्लैरिटी दिखाना आपको ज्यादा जरूरी है कि आप अपना हाथ को साफ करके दिखाएं कि आपका बॉडी ऑटोनोमस काम कर रही है। आज आप पे इल्जाम क्यों लग रहा है? सीबीआई से लेके ईडी से लेकर तमाम जो आपके स्टेप्स हैं, आप एक एक करके आप उसका जस्टिफिकेशन अभी इनके माध्यम से आप दे दीजिए ना। मुकुल रॉय और बाकी जो 4 जो हमारे टीएमसी के एमएलए थे जिन पर कार्रवाई हुई सीबीआई के द्वारा, एक ही केसेस में थे। मुकुल रॉय जो बीजेपी में चले गए वो अचानक से साफ हो गए, और जो टीएमसी में है उनके खिलाफ एक्शन हो गई। सडनली कोई भी नेता, जिन अभी थोड़ी देर पहले हमारे नवीन जी बोल रहे थे कि इतने सारे बाहुबलियों को इनकाउंटर किया गया, मारा गया, मैं उनसे आपके कैमरा में ऑन शो पूछना चाहता था कोई ऐसा भी बाहुबली है जो बीजेपी का था उसको मारा गया हो? तो बीजेपी अभी डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर हो गया है। जितना भी गंदगी आपके बदन में है आपको साफ होना, बीजेपी में जाइए, साफ होके चले आइए। अब जैसे मुकुल रॉय साहब वापिस आए हैं या नहीं आए हैं, तो उनका रुख जो है मुकुल रॉय जी को लेके चेंज हो गया। आपका स्टैंड एक जगह क्यों नहीं रहता? जब एक नेता अपोजिशन में रहता है तो आप एक अलग बात बोलते हैं, उसके खिलाफ इल्जाम लगाते हैं। जब आपके पार्टी में चला जाता है तो एकदम साफ सुथरा क्लियर हो जाता है। फिर वो आपकी पार्टी से भाग के चले जाता है तो फिर आप उसको दूसरे अंदाज से देखते हैं। तो आपका जितना भी एलिगेशन पश्चिम बंगाल को लेकर है उसके पीछे कोई भी लोकल स्टैंड आप देखिए क्लियर नहीं, फिट नहीं बैठ रहा। कोई क्लैरिटी दें, कोई डेटा दें तो मैं जवाब दूं ना। केरल पूरे इंडिया में अभी आप गूगल में मारेंगे तो मिल जाएगा कि 99% लिटरेसी रेट है, और यूपी का लिटरेसी रेट क्या है आप उसको गौर करके कंपेयर करके देखिए। एक मुख्यमंत्री का नॉलेज देखिए, वो केरल और वेस्ट बंगाल से कलकत्ता सेफेस्ट सिटी कहा गया है हिंदुस्तान का, उससे कंपेयर कर रहे हैं यूपी से कि ये वो यूपी या केरल नहीं बन जाए।
तो यूपी और करेल नवीन जी किस कॉन्टेक्स्ट में कहा उसको जरा नवीन जी क्लैरिटी कर दे। नवीन जी आप ये बताएं, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अब तृणमूल कांग्रेस जो है वो वॉशिंग मशीन बन चुका है और वो भी वैसा जहाँ पे जाने के बाद पूरे तौर पे सफाई होती है बीजेपी। तो क्या लग रहा है, क्या इसमें से फिर बीजेपी से फिर टीएमसी में कन्वर्ट होना, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए क्या बता दूं, पहले के जवाब इनको मैं दे दूं। इन्होंने एक अपराधी के संबंध में कहा, भारतीय जनता पार्टी सब दिन ये कहती रही कि अपराधियों की न तो कोई अपनी जात है न कोई जमात है जी। उत्तर प्रदेश में अगर 5 सालों के अंदर में 200-300 क्रिमिनलों की हत्या हुई है तो ये देख कर नहीं हत्या हुई है कि समाजवादी पार्टी के समर्थक है या भाजपा का है या कांग्रेस का है या किसी जाति धर्म से है। वो अपराधी अपराधी होता है, समाज के लिए अगर कोड है तो उसकी हत्या की जानी चाहिए। बलात्कार के आरोप में हो, बैंक डकैती के आरोप में हो, समाज को तोड़ने के आरोप में हो, सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में हो, ऐसे लोगों को समाज में जीने का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र के अंदर कोर्ट है, अपना काम करती है। मित्र ने कहा, मैं सुन रहा था अभी, मैं आपको बता दूं मेरे मित्र, आप समझेंगे, कलकत्ता कॉर्पोरेशन का चुनाव हो रहा था, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप लोग नोट करके रखेंगे। 63 नंबर वार्ड में एक ही बूथ में 7, एक ही सेंटर पे 7 बूथ है जिसका नाम जूइस गर्ल्स है। जूइस गर्ल्स के पीछे में मेरी कलिंगा कॉलोनी इस्माइल हमारा मैनोरिटी का इलाका है जी। इसका एड्रेस है 63 पार्क स्ट्रीट एड्रेस है। मैं माननीय कोर्ट से सौरभ दास जी से मिलकर के मेरे नेताओं ने उनको कहा कि 63 पार्क स्ट्रीट मेन गेट है उस स्कूल का, एज पर गवर्नमेंट इंडिया नॉर्म्स, एज पर इलेक्शन कमीशन स्टेट का नॉर्म्स, एज पर केएमसी नॉर्म्स, आपको 63 नंबर पार्क स्ट्रीट का गेट को खोलना होगा। ये जबरदस्ती करके धांधली करने के लिए, क्योंकि 3500-4000 वोट से उनको लीड करके बीजेपी को वहां हराना है जबरन, इन्होंने बैक साइड का रॉयल स्ट्रीट का गेट खोला और मैं कोर्ट गया। मैंने कोर्ट का ऑर्डर लाके सौरभ दास को दिया। पार्क स्ट्रीट थाना ने नहीं माना, डीसी ने नहीं माना, सौरभ दास ने नहीं माना। अभी हम लोग कोर्ट ऑफ कॉन्टेक्ट का केस उनके ऊपर करने जा रहे हैं। अब सोच सकते हैं मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के अंदर में वहां का ओसी पार्क स्ट्रीट, डीसी साउथ और इनका जो प्यादा है अभी सौरभ दास जो इनके कमिश्नर है स्टेट इलेक्शन कमीशन के, उनको ऑर्डर माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट देता है और न राज्य सरकार मान रही है, न होम सेक्रेटरी मान रहे हैं, न चीफ सेक्रेटरी मान रहे हैं, न इलेक्शन कमिश्नर मान रहे हैं। देखिए लोकतंत्र को इन्होंने कंप्लीटली हत्या कर दिया है। संविधान पे इन्होंने कुठाराघात किया है। मैं तो बोलता हूं रिकॉर्ड है इनके पास, ये कार्रवाई करें मेरे ऊपर कि मैं गलत मीडिया में बोल के जा रहा हूं जी। यह कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर है मेरे साथ, मैं पेटिशनर हूं कलकत्ता हाई कोर्ट का, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि जो जरूरत चीज है वो कलकत्ता पुलिस करे और 63 पार्क स्ट्रीट का जो एड्रेस मैन है उसको वो करे, बैक गेट को गेट करे। इन्होंने बैक गेट को इसलिए खोल के रखा कि पीछे इनके पार्टी के कुछ स्पेशल टीम के लोगों का कारोबार है, उनका जगह है, वहां इनको जमघट करना है, पुलिस को बैरिकेड बनाना है और तमाम लोगों को जबरन उस इलाके के अंदर में टोटल बूथ को लूटने का काम करते हैं। ऑब्वियसली जब बूथ आप लूटेंगे तो कार्रवाई मीडिया भी दिखा रही है, मीडिया को भी पता है। देखिए अच्छा काम आप कर रहे हैं तो हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप अगर घर घर राशन देने का काम कर रहे हैं और ईमानदारी से अगर आप दे रहे हैं तो हम उसको बधाई देंगे। द्वारे सरकार सफल योजना है नहीं, इसलिए सफल योजना नहीं है कि द्वारे सरकार पश्चिम बंगाल में एक लड़ाई का माध्यम बना दिया इन्होंने। एक इन्होंने आप देखेंगे, मैं बता रहा हूं, 2 लाख रुपया प्रत्येक साल ये लोग क्लबों को दे रहे हैं जी। पूरे पश्चिम बंगाल में 50% क्लब ऐसे हैं जिस क्लबों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं बंगाल में है। केवल तृणमूल के कोई एमपी उसके पीछे 2-4 क्लब का बहुत सारा है, पूरी लिस्ट दे दूंगा। 2-4 ऐसे क्लब का नाम बताइए जिस तरह आरोप लगा रहे हैं। 104 2-4 क्लब का नाम बताइए जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनको पैसा मिले। ये बताइए, मैं पूरी लिस्ट आपको पकड़ा दूंगा। नहीं, पूरी लिस्ट 2-4 क्लब बताएं। पूरी लिस्ट आपको कलकत्ता शहर का दे दूंगा जी। मैं कलकत्ता शहर की पूरी लिस्ट दे दूंगा, जितनों को मैं व्यक्तिगत जानता हूं, 10-15 लोगों का क्लब के साथ में, एड्रेस के साथ में, प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी कौन है, उनका नाम मैं आपको दे दूंगा कि उनके वजह से जबरन इन लोगों ने दूसरे के जमीन पे क्लब बना दिया। उस क्लब पे ममता बंदोपाध्याय के मार्गदर्शन में हम ये क्लब चला रहे हैं बिना रजिस्ट्रेशन के। मैं उसी कागज आपको दे दूंगा। देखिए लोकतंत्र के अंदर में प्रशासन का एक अपना रोल होता है। मेरे मित्र बोल रहे थे कि मीडिया चौथा स्तंभ होता है, बिल्कुल सही बात है। मीडिया किसी भी, देखिए मीडिया अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर पिछलों बन जाए तो या तो वो मीडिया के लायक नहीं है, इधर जिस जगह में बनाएगा उस जगह का लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा ही। मीडिया को आजादी दिया है, मैंने क्या बोला, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। मीडिया कहीं की भी हो, मीडिया समाज का एक आईना है जी। मीडिया समाज में ऐसे लोगों के रक्षक के रूप में आता है, लोग परेशान होते हैं। जो बात कर रही है सभी पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं कोई मुद्दा से मैं भटक रहा हूँ, मैं कोई नहीं भटक रहा हूँ। नवीन साहब 1 सेकंड, नवीन जी आप मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है जी बताएं। ममता बनर्जी मैंने एक सवाल किया, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया जी।
कि कितने क्रिमिनल्स बीजेपी से थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हुआ। मैं थोड़ा सा आपको डेटा भी बता दूं, 20,000 से ज्यादा केसेस, क्रिमिनल केसेस 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ ने विड्रॉ कराया। 138 से ज्यादा उन पर क्रिमिनल केसेस थे जी। ऐसा आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री आके अपने ऊपर सारे केसेस को ड्रॉप करते जी। कानूनी मामला चल रहा था, अगर वो क्लियर इमेज था तो वो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन उनको पता था, वो तो ऑन रिकॉर्ड, ऑन प्लेटफॉर्म, ऑन कैमरा उन्होंने कहा है और किया है और एक्सेप्ट भी किया कि हमने किया है। इस तरह का गुंडा राज देश ने आज तक कभी नहीं देखा। इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे, मगर अभी हम लोग फिलहाल इलेक्शन के तहत बात कर रहे हैं। अभी हम आते हैं आसनसोल की सरजमीन पर, जिस पर लगातार कंप्लेंट किया जाता है क्योंकि मखसूस वार्ड को चुना गया था और जिस पर खुद मंत्री मुलायम घटक जी बार बार कहते हैं कि ये मखसूस वार्ड जो है और इस वार्ड को हमको जीत कर दिखाना है। अगर इस वार्ड में हम हार हासिल करते, अगर हार होती है तो वो वार्ड का हार नहीं बल्कि हमारी हार है। इस तरह का मुलायम घटक जी का बयान है, क्या कहेंगे? मैंने ये बयान नहीं सुना जो ये पर्सनल आपको कहा गया होगा। ये लगातार मुलायम घटक जी एक डिस्ट्रिक्ट के बड़े लीडर हैं। आसनसोल के 28 नंबर मैं जवाब दे देता हूँ आपको। आपका हो सकता है कि आप लोकल जब वहां पर गए होंगे, आपका व्यक्तिगत मुलाकात हुआ होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट, उसका एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं दे सकता जो मेरे सामने नहीं घटा है। मलय घटक जी एक डिस्ट्रिक्ट के बड़े लीडर हैं। कोई एक वार्ड से जीतना या हारना कोई बहुत बड़ा माने नहीं रखता है किसी भी पार्टी या किसी बड़े लीडर के लिए। बहुत एक्सपीरियंस लीडर रहे, बहुत पुराने लीडर है, तो इसलिए आपका ये जो एलिगेशन है इसका जवाब मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मुझे ऑन रिकॉर्ड ये कहीं मिला नहीं कि ये मेरा कोई जाति इस वार्ड से। अपोजिशन पार्टियां कह रही है, मैं नहीं कह रही हूं, ये मेरा अपना ओपिनियन है। मैंने अपोजिशन पार्टी का जवाब मैंने दे दिया। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, बहुत अच्छा वर्ड इन्होंने यूज किया था। एक्चुअली उन्होंने अपने लिए किया था और विरोधियों के लिए किया था, तृणमूल के लिए नहीं किया। वो खिसियाएगा क्यों? वो तो नवीन जी, जिस तरह से रिजल्ट आज आया है, जैसे कि सिलीगुड़ी में 37 टीएमसी का, विधाननगर में टीएमसी का 39 सीट, फिर उसके बाद आसनसोल में 91 सीट। इस तरह से देखा जा रहा है कि टीएमसी तो हर जगह बाजी मार रही है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि मैंने पहले ही कहा है टीएमसी की अभी पूरे मेरे मित्र बोल रहे हैं मैं तो आपके चैनल लेना चाहिए। मैं आपके चैनल से बंगाल के डीजीपी को, होम सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सौरभ दास जी को, सिलीगुड़ी कमिश्नर साहब को, चंद्रनगर कमिश्नर साहब को, विधाननगर कमिश्नर साहब को, आसनसोल कमिश्नर साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, अभिषेक बंदोपाध्याय जी को और पूरी तृणमूल की स्पेशल टीम जो चुनावी काम के लिए बना हुआ है, जो पूरा चुनावी काम के लिए बना हुआ स्पेशल टीम है, इन सबको बधाई दे रहा हूँ ना जी। मैं तो सब लोगों को बधाई को छोड़ रहा हूँ, मैं कहाँ किसी को छोड़ रहा हूँ। आप तो बधाई के पात्र हैं। आपने लोकतंत्र को इतनी बढ़िया जनता करके आपने जीता, तो बधाई के पात्र हैं। जनता को इसका पुलिस को बधाई है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को बधाई है, मुख्यमंत्री जी को बधाई है, तृणमूल पार्टी को बधाई है, स्पेशल टीम को बधाई है। अभी सामा जी बोल रही थी 28 नंबर वार्ड में, मैं भी देख रहा था कि आसनसोल के 28 नंबर में कांग्रेस के गुलाम सरवर चुनाव जीते हैं। कल रात को आपने जो देखा वो पूरी बंगाल ने देखी है, वो लाइव चल रहा था जी, वो सोशल मीडिया पे लाइव चल रहा था कि रात में स्पेशल टीम के लोग तो कहीं एक आध जगह अगर होती है तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री ने अरेस्ट का ऑर्डर क्यों नहीं दिया? कल रात में उस आदमी को काउंटर क्यों नहीं कर दिया गया? अगर कोई आदमी इस ढंग से लोकतंत्र पे संवैधानिक अधिकार को छीनता है, 2 बजे चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लगा हुआ है और जहां बैलेट बॉक्स रखे उस इलाके में कोई आउटसाइडर आदमी घुस जाता है, पुलिस ने उसको काउंटर क्यों नहीं किया? इस पे आरोप लग रहे हैं, क्या कहना चाहिए? काउंटर करके क्यों नहीं मार डाला उसको? मैंने आरोप लग रहे हैं। मैंने इसका जवाब आपको शुरुआत में ही दे दिया कि सियानी बिल्ली वो होता है जो हार रहा होता है, जो जीत रहा होता है वो खिसियाता नहीं। वो तो अपने आदमी को बचाएगा ना भाई, उसको लुटेरे को बचाएंगे, लुटेरा को ही बचाएगा, ये तो निर्मल चीज है। आपने 2 बजे रात तो क्यों नहीं आपके लोगों ने काउंटर कर दिया? क्या कर रही थी इलेक्शन कमीशन रात को बैठ कर? थोड़ी ना आपने आचार संहिता तो आप पश्चिम बंगाल कैमरा बंद कर देंगे यहाँ पर, आप वोटर मशीन लेके चले जाएंगे रात को 2 बजे। ये जो ऑन लाइव चला है फिर भी गुलाम सरवर जीत गए, पश्चिम बंगाल में गुलाम सरवर जीत गए। अरे आजादी तो वो है कि 2 तारीख के बाद में, 2 तारीख के बाद में आपकी स्थिति है कि 2 तारीख के बाद में तृणमूल कांग्रेस के इतनी बड़ी मैंडेट के बाद आपने पूरे पश्चिम बंगाल में कितने बहनों की हत्या आपने की, कितने की बलात्कार की, प्रशासन कहां थी, मजबूरन हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा।
और उसी सब केस में हाई कोर्ट ने पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री के ऊपर में एक काबिल जज ने 5 लाख रुपए फाइन किया है। और आप बोल रहे हैं केस की बात में, वही गोरखालैंड के नेता गुड़ुंग, जिसके ऊपर में 86 रजिस्टर्ड केस थे, आपकी सरकार के द्वारा कराए गए थे जब भारतीय जनता पार्टी में था। जब वो तृणमूल कांग्रेस में गए, धोखा दिया उनको, अरे तो आपने केस समर्थन 85 केस वापस ले लिया, आपने 85 केस वापस ले लिया, बन जाते हैं, बिल्कुल आज भी बने, उनका सपोर्ट लेके। अरे आपने आज भी बने, उनके डिमांड्स को आप फुलफिल सेंट्रल में नहीं रखते हैं। हम बार्गेनिंग की राजनीति नहीं करते हैं, हम दबाव में लोग हमारे साथ बचाने के लिए कर रहा है। और एक चीज और बता दूं, आपके क्वेश्चन आपने बड़ा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने किया था, अगर हिंदुस्तान में हम संविधान को तोड़ने का काम करते और अपने पावर का यूज करते ना, तो ममता बनर्जी बंगाल में मुख्यमंत्री नहीं होती, हेमंत सोरेन झारखंड में मुख्यमंत्री नहीं होते, नवीन पटनायक उड़ीसा में मुख्यमंत्री नहीं होते, बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं होते, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं होते। हम लोग तांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, हमको संविधान पे विश्वास है, हम सामाजिक समरसता को मानने वाले लोग हैं, बंदूक लेके मोदी जी अमित शाह जी हम सामाजिक समरसता को मानने वाले लोग हैं। नहीं जीतता, हम एक अपोजिशन लीडर मुख्यमंत्री के घर के पास में जा रहा है, टीवी स्क्रीन पे देखे आप, और वहां आपकी पुलिस हमला करवा रही है। नवीन जी आप भूल, आप फिर प्लांट में कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, सर आप पुलिस ले लीजिए, शासन ले लीजिए, पब्लिक अगर आपके साथ है तभी आप रहिएगा, आप उड़ जाइएगा। आप एक सीट नहीं जीत सकते ईमानदारी से, पूरे पश्चिम बंगाल में 4 सीट में एक सीट नहीं जीत सकते, बीजेपी के लिए एक सीट नहीं जीत सकते हैं। यूपी का जो हालत है उस हालत में आप एक सीट नहीं जीत सकते। आपके इस पूरे राज्य में आधे पार्षद ऐसे हैं जो रात में कभी अकेले में बैठ के सोचेंगे ना, तो उनको लगेगा कि ममता बनर्जी की तस्वीर, पुलिस प्रशासन और सौरभ दास जी जैसे लोगों ने उनको चेयर दिया बैठने के लिए, ना उनको जनता का माइंडेड है। आप नींद से जागिए, जनता के अधिकारों का आप खात्मा कर रहे हैं, नींद से जागिए, जनता के जो वोटर राइट संविधान में कर रहे हैं, आप सच्चाई को मानिए। ममता आप लोकतंत्र को तोड़ रहे हैं, सामाजिक समरसता खराब हो रही है। हिंदुस्तान का गवर्नमेंट भी इस बात को नहीं मान रहा है। बस अगर आप तो 108 सीट ले लीजिए, एक सवाल और, विधाननगर के साथ ही साथ चंदन नगर में भी बीजेपी 0 पे आई है, क्या वजह रही? क्योंकि पिछले दिन आप देखें चंदन नगर एक हॉट सीट बना रहा, क्योंकि वहां पे लॉकेट चटर्जी बार बार जाके सियासत कर रही थी, फिर भी समाज जी आपको बता दूं, आपको ध्यान होगा, एक हुमायूं कबीर अभी मंत्री हैं इस राज्य में जी, पहले WPCS थे, बाद में वो प्रमोटेड IPS हुए जी, मुर्शिदाबाद, कुछ बिहार, वर्धमान, बीरभूम में वो SP थे। अच्छा काम हुआ, प्रमोशन अपने मैं बता रहा हूँ, अच्छा काम करते गए, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं जी। रिटायरमेंट से 29 दिन पहले वो अपने पद से VRS लेते हैं जी, उसी चंदन नगर में जी, उसी चंदन नगर में उपाध्याय जी तृणमूल के एक बड़े नेता थे, उनकी हत्या होती है उन्हीं के रीजन में, जब वो वहां पे थे कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। देखिए तृणमूल कांग्रेस के कथनी करने में कहां फर्क आता है। बाद में उसी जगह पे जहां बोल रहे चंदन नगर में 29 दिन पहले वो IPS पद छोड़ते हैं, VRS लेते हैं, 35 दिन के बाद उनको टिकट दिया जाता है, 54 दिन के बाद में या 55 दिन के बाद में वो MLA होते हैं और इस राज्य के मंत्री हैं, मेरे मित्र हैं, मैं उनको इस बात के लिए नहीं बोलता हूँ, काबिल मित्र हैं, SDO भी अच्छे थे, IPS भी अच्छे थे, काम कर रहे हैं, लेकिन उस जगह में प्रशासन का विफलता, प्रशासन की विफलता कहाँ है? प्रशासन की विफलता यही है, अभी आपने देखा होगा मिदनापुर में भरी सभा के अंदर मुख्यमंत्री जी बोल रही हैं, एक वहां के SP को, शायद मेरे ख्याल से पुरुलिया के SP थे, उनको शायद वही भरी सभा में बोल रही हैं कि तुम्हारे की गवर्नर की फोन करें, गवर्नर इस राज्य के प्रथम नागरिक हैं, संविधान को रक्षा करने का अधिकार है। आज उन्होंने पहली बार विधानसभा के आप गवर्नर से बात मुझे ये आया कि गवर्नर जी को आप ये नहीं लगता कि वो बीजेपी सरकार से संविधान के रक्षक हैं, उन्होंने संविधान का रक्षा करने का काम किया उन्होंने। ऐसा नहीं लगता एक गवर्नर होम सेक्रेटरी को बुलाए नहीं जाए, एक गवर्नर चीफ सेक्रेटरी को बुलाए नहीं जाए, एक गवर्नर कलकत्ता कमिश्नर को बुलाए नहीं जाए, एक गवर्नर को अपमानित करने का, अगर पूरे हिंदुस्तान में आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को अंक मिलना चाहिए तो 100% पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष विमान बनर्जी को और ममता बंदोपाध्याय जो राज्य के मुख्यमंत्री उनको मिलना चाहिए। 100% क्या कहेंगे आप? उस पे आरोप लग रहा है। पहली बात तो ये पता नहीं, शायद इनका नॉलेज मेरा नॉलेज में थोड़ा सा डिफरेंसेस नजर आ रहा है। एक अपॉइंटेड पद अधिकारी जी, एक पब्लिक से चुना हुआ जी, जो हमारा देश का संविधान का स्तंभ है जी, इलेक्टेड गवर्नमेंट को अपने उंगली पे नचाने की कोशिश कर रहा है।
और जहां तक इज्जत और बेइज्जत की बात है, हमने प्रेसिडेंट का रोल देखा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो ये स्टेट की बात कर रहा है ना, फर्स्ट मैन ऑफ द कंट्री, वो कहाँ प्रधानमंत्री के सभा में कहाँ खड़े होते हैं, वो भी पूरा देश देख रहा है। तो मेहरबानी करके ये चीज कम से कम पश्चिम बंगाल में मत बोलिए, क्योंकि आज देश का प्रेसिडेंट कहाँ खड़ा है वो हम लोग देख रहे हैं। दूसरी बात, देश का गवर्नर की बात अगर आप करेंगे, पश्चिम बंगाल के गवर्नर का जो पिछले इतने सालों से जो एक्सपीरियंस एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ जो रहा है, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं आप। संविधान आप थोड़ा सा इस गेट के बाहर निकलिए, हम लोग सब, और आयुष्मान भारत का इन्होंने बोला, यहाँ 10 आदमी से पूछिए आयुष्मान भारत के बारे में क्या जानते हैं। मैं गारंटी देता हूँ 10 में 10 आदमी को नहीं पता। लेकिन और आप ममता बनर्जी गवर्नमेंट का एक मिनट मान नहीं रहा है, आप एटलीस्ट नीचे उतर के 10 आम पब्लिक जनता से पूछिए कि आपको स्टूडेंट पता है। फोन करता हूँ, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं परसों ही 3 दिन 4 दिन पहले चंदन चौधरी आप रहने वाले हैं, आप पूछिए स्वास्थ्य साथी कार्ड जानते हैं, बोलेगा जानते हैं। पूछिएगा स्टूडेंट आईडी कार्ड जानते हैं, बोलेगा जानते हैं। द्वारे सरकार के माध्यम से पहली बार कोई सरकार ने ऐसा प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में लाया कि सरकार के पदाधिकारी एसी रूम से निकलकर पसीना बहाते हुए आपको मैदान में नजर आए होंगे। वाला भी आप लोगों को बढ़िया नजर आए होंगे। 500 रुपए वाला जो हमारे बहन को दिया आपने, अच्छा दिया है ना। तो आप जिस स्कीम्स की बात कर रहे हैं, तब ये तब हमको याद आता है अच्छे दिन आने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास, शौचालय सब आपको पब्लिक को पता है, लेकिन आपका आयुष्मान भारत पब्लिक को पता नहीं। तो सबको पता है आपके स्कीम हिंदुस्तान में नहीं जानता, कोई नहीं जानता, सारे लोगों को मालूम है। नहीं पता हिंदुस्तान का सबसे सक्सेस योजना अगर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 14 से लेकर आपके रिकॉर्ड में, उसमें से एक है, आपके रिकॉर्ड में, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, आपका पर्सनल शौचालय हो, चाहे इनके नवीन जी आपके पर्सनल रिकॉर्ड उज्ज्वला योजना की बात ना करें। उज्ज्वला योजना में आपको नजर आता है कि जिनको दिया गया सिलेंडर दिया गया वो साइड में पड़ा है, और खाना जो बना रही हैं माँ बहनें, वो देखा जा रहा है चूल्हे पे बना रही है, लकड़ी से बना रही है। ये देखा जा रहा है गैस की महंगाई कितनी बढ़ गई, 400-450 की गैस। अच्छा, गैस के दाम बढ़ गए, 1,000 रुपया हो गए। इस बात को आप मानते हैं? योगी आदित्यनाथ जी इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल का फोटो लगाने का जरूरत क्यों पड़ा हमको न्यूज़पेपर में? अंतरराष्ट्रीय जावेद जी जो मामला है, योगी आदित्यनाथ इतना काम कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल का फोटो लगाने का जरूरत क्यों पड़ा उनको यूपी में? जी, डेवलपमेंट का नंबर गलती से लग गई, वो गलती से लग गई। अच्छा, वो जो लेडी का तस्वीर आया था जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, आवास योजना के तहत जिनको घर दिया गया था, जब उस लेडी के पास जब मीडिया पहुंचा तो बोला हमको कुछ नहीं मिला, हमारा आवास तो यही मेरा घर है, देख लीजिए आप लोग। तो ये कितनी गलती आप गिनाएंगे? ये गलती नहीं है, ये गुनाह है, पब्लिक के साथ धोखा है जो लगातार लोकतंत्र को बर्बाद करते हुए संविधान को उठा के आप लोगों ने बलात्कार किया है, कर दी है, हिंदुस्तान के किसी सरकार ने नहीं किया। आजादी के बाद एक बार आजादी की लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ रही है। ये कहा जाता है कि इतने पैसे पहले जमा करिए तो अपने गाँव में रहिए। अच्छा नवीन, हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल एक बात आप लोग एग्री करेंगे कि लोगों को गाँव से भगाया गया, जब अपने गाँव में एंट्री कर रहे हैं तो उससे पहले अपने तृणमूल कांग्रेस के जो उस इलाके के दादा भैया हैं, जो उस क्षेत्र के नेता हैं, उनको पैसा देना होगा अपने गांव में आने के लिए। पाड़ा छाड़ा एक शब्द है पश्चिम बंगाल में, पाड़ा और छाड़ा, पाड़ा छाड़ा जी, पाड़ा मतलब गांव, घर छोड़ने के एवज में जब वो घर में घुसेंगे तो उनको पैसा देके आना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा आरोप है। यार पता करिए गौरक्षक के बारे में, पता करिए पूरे पश्चिम बंगाल में गौरक्षक के बारे में क्या ख्याल है? इनको कौन कार्ड दिया है? गौरक्षक को किसने कार्ड दिया रक्षा करने का? आप आसानसोल की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, वार्ड 83 में सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पे देखा गया कि बीजेपी के कैंडिडेट जो पहले भी बीजेपी से वहाँ पे जीत चुकी थी, टीएमसी को हराने के लिए लगातार उनकी कोशिश जारी रही। यहाँ तक कि ब्लेम ये भी रहा कि पैसा दे देकर घर जाकर पैसा दे देकर वोट मांगने का अपील किया गया। उसके बावजूद भी वहाँ पे देखा गया कि दिखाया है लोगों ने, जो भी घर जो रहे वो सिर्फ एक डेवलपमेंट के नाम पे वहां से पैसा लिया गया, मगर वहां डेवलपमेंट नहीं किया गया। आज भी वहां की औरतें जो है वो मायूस हुई, जिसके वजह से आज टीएमसी वहां पे भारी बहुमत से वो जीत हासिल की है। क्या कहेंगे आप? वहाँ पे बीजेपी के आपका कहना है कि मीडिया हाउस ने दिखाया। मीडिया हाउस तो यहाँ तक है कि आरोप लगता है कि आपकी पार्टी का ही सारा खरीदा हुआ मीडिया हाउस, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, तृणमूल कांग्रेस के लोग हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जी, मीडिया अपने कर्तव्य का निर्वहन सही दिशा में करती है और करती है, करेगी जी।
कुछ त्रुटियां हम लोग भी बोलते हैं, हम लोग भी विरोध करते हैं, हम लोग भी बताते हैं, क्योंकि सामान्य जो नागरिक देश के हैं चाहे राज्य के हैं वो मीडिया पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं। लेकिन जिस राज्य के अंदर प्रशासन विमुख हो जाए, सरकार विमुख हो जाए, गुंडागर्दी चरम सीमा पे हो, सिंडिकेट स्पेशली चुनाव कर लेने के लिए सिंडिकेट की स्थापना कर दिए जाए, देखिए पैसा बांटते हुए दिखाया गया है, लोगों ने देखा है, उसको भी नहीं मानेंगे आप। कैमरा बंद कर दिया गया। मैं तो बोलता हूं कि अगर सौरभ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि अगर सौरभ दास जी को हिम्मत है तो पब्लिकली पश्चिम बंगाल के जहां जहां भी चुनाव हुए हैं, कलकत्ता कॉर्पोरेशन से लेकर के आसनसोल हो, सिलीगुड़ी हो, विधाननगर हो, चंद्रनगर हो, एक एक बूथ का केवल पूरे इलाके का 50-50 बूथ केवल वो जनता के सामने दिखा दे कि पूरी रिकॉर्डिंग हुई है। केवल कैमरा लगा दिया गया है, हाई कोर्ट ने कहा इसलिए लगा दिया गया है। किसी कैमरे का वो क्या बोलते हैं उसको मॉनिटर बंद कर दिया गया है, किसी के ऊपर सेलो टेप लगा दिया गया है, किसी कैमरे को ऐसे लगाया गया है कि जहां लूटमार हो रही है कुछ नजर नहीं पड़े। देखिए लोकतंत्र के अंदर मैं बार बार बोल रहा हूं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी करे या तृणमूल कांग्रेस करे, सीपीएम करे या कांग्रेस करे, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए संविधान जब बचेगा तो हम आप राजनीति कर पाएंगे जो राजनीति करने वाले लोग हैं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहेंगे या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। लोकतंत्र के अंदर सबसे पहले जनता के अधिकारी को सुरक्षित करना होगा, जनता के सम्मान को बचाना होगा, लोकतांत्रिक सिस्टम को बचाना होगा। आज के समय में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने सरकार के एवज में अगर प्रशासन को गलत यूज करती है, इलेक्शन कमीशन को गलत यूज करती है, प्रशासन को गलत यूज करती है, स्पेशल टीम बनाती है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। सरकार किसी की भी रहे जी। मेरी चर्चा इस बात के लिए नहीं कि तृणमूल कांग्रेस आज कर रही है, दुनिया देख रही है ना, तृणमूल कर रही है कि बीजेपी कर रही है कि नवीन पटनायक कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहे हैं कि लालू यादव कर। 1990 के दशक में जब हम छात्र राजनीति स्पीकर हैं, 1990 के दशक में 1990 के दशक में लालू यादव की तूती बोलती थी बिहार के अंदर में जी, उत्तर प्रदेश के अंदर में तूती बोलती थी मुलायम सिंह यादव की, ओम प्रकाश चौटाला जी के परिवार का हरियाणा में तूती बोलता था, कांग्रेस की अर्जुन सिंह जी का परिवार और दिग्विजय सिंह जी के परिवार की तूती बोलती थी मध्य प्रदेश के अंदर। आज क्या कारण हुआ? 34 साल लेफ्ट फ्रंट बंगाल में थी, इनको भी लग रहा था कि हम 100 साल यहां रहेंगे, हम तो चाइना के तर्ज पे सरकार चलाएंगे। बारिश होता था इनके मास्को में और छाता तान के विमान को कलकत्ता में घूमते थे, इनकी ये स्थिति थी। रसिया में बारिश और कलकत्ता में छाता लेके घूमते थे कि 20 होचे रसिया थे। देखिए यही 2 मिनट में खत्म करेंगे। यही कंडीशन बंगाल में होने वाला है। हमारा है आपसे, बंगाल की नहीं बात कर रहा हूँ, आज यूपी की बात कर लीजिए। यूपी में क्या काम हुआ है जो योगी आदित्यनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या 3 काम किया है, मेन काम क्या किया है बताइए। 45 लाख गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को हमने आवास दिया है जी। केंद्र सरकार के माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा पूरे 5 सालों में जो 32,000 करोड़ रुपए लगाए उसको आप छोड़ दीजिए। राज्य सरकार की जो अपनी पीडब्ल्यूडी है या ग्रामीण विकास है उसके साथ पूरे, चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, इन तमाम इलाकों में गांव-गांव को नेशनल हाईवे को रोड से जोड़ दिया गया है जी। शिक्षा के स्तर को ठीक ठाक किया गया है, हाईवे का रास्ते को देखा गया किस तरह 1 करोड़ बच्चों को मैंने जी, और 1 करोड़ बच्चों को पूरे प्रदेश में दिया गया। जो गरीबी रेखा से नीचे वाले बच्चे हैं, पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं, उनके हाथों में लैपटॉप क्या बोलते हैं उसको, मैं कम थोड़ा पढ़ा लिखा हूं जी, टैब इसलिए दिया जा रहा है बच्चों को ताकि बच्चे नई संस्कृति से, नए सिस्टम से, नए एजुकेशन से, और अभी जो ऑनलाइन का एक सिस्टम आ गया था ये कोविड की इतनी बड़ी महामारी में, देखिए कोविड के महामारी के लिए मैं राज्य में किसी सरकार का भी हो, चाहे बंगाल सरकार हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड उत्तर हो, ये ऐसी एक महामारी थी कि सब सरकार अपने काम में लगे थे, कहीं किसी ने कम रोजगार कितना दिया उन्होंने? रोजगार देने का पूरा प्रयास किया गया है और पूरे हिंदुस्तान में जो 2-3 स्टेटों में इस 5 सालों में इंडस्ट्री ने ग्रोथ किया है उसमें एक उत्तर प्रदेश की सरकार है। अच्छा। चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो बागपत हो, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो सीतापुर हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे कानपुर इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो रायबरेली हो, बरेली हो, सुल्तानपुर हो, शाहजहांपुर हो, तमाम इलाकों में छोटे बड़े कारखाने लगाए गए हैं। और जब छोटे बड़े कारखाना लगेंगे तो उसमें ऑब्वियसली लोग सुरक्षा की बात करते हैं। क्या यूपी में सुरक्षा माँ बहन बेटियों आजादी के बाद हमारी भी सरकार बीच में रही, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, कई मुख्यमंत्री रहे, हमारे कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे,
आजादी के बाद अगर उत्तर प्रदेश में 100 का 100% अगर किसी मुख्यमंत्री को सुरक्षा के लिए और वहां के प्रशासन को 100% अगर सुरक्षा के लिए अगर अवार्ड मिलना चाहिए तो उत्तर प्रदेश सरकार में मोदी जी के नेतृत्व, योगी जी के नेतृत्व में वहां के प्रशासन को देना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है, आप जिस संविधान की बात कर रहे हैं, आप देखें कि अभी हिजाब मामले को लेकर के किस संविधान को बीजेपी मान रही है, आप बताएं क्या यहाँ इस देश में वही संविधान को माना जा रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हिजाब कोई धार्मिक आधार नहीं है जी। हिजाब एक सामाजिक संस्कृति है, हमारी व्यवस्था है, एक व्यवस्था है। पर्दा रहना चाहिए, बिल्कुल पर्दे की समर्थक खत्म होना चाहिए। आज भी मेरी माँ 78 ईयर की है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैं 47-48 साल के एज में अपने माँ के माथे से कभी पल्लू गिरते हुए देखा जी। उसमें मेरी धर्मपत्नी है, 63 में मेरे से पहले चुनाव लड़ी, मेरे साथ राजनीति में जुड़ी हुई है। माँ की जो पर्दा की सिस्टम है वो मेरी धर्मपत्नी नहीं कर पाती है। तो देखिए हमारे यहाँ इस्लाम को मानने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके यहाँ हिजाब का सिस्टम है। जो हिंदू सनातन को मानने वाले लोग हमारे यहाँ भी एक घूंघट का मामला है जी। पंजाबी जो कम्युनिटी उनके यहाँ भी है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं उनके यहाँ भी है। देखिए हिजाब को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ये कौन कर रहा है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये कौन कर रहा है? हिजाब की राजनीतिकरण कहाँ से शुरुआत हुई जी और किसने किया है, इसको आप जड़ में जाकर के देखें। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि बिल्कुल अगर आप लगाना चाहें लगाने क्या दिक्कत है, लेकिन एक सिस्टम में सामाजिक समरसता को जोड़ के, राष्ट्रवाद को जोड़ के, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति में किसी भी कम्युनिटी का लोग हो, हिंदुस्तान की जिस ढंग की हमारी बनावट है, इस देश का अल्पसंख्यक समुदाय का कैंपस में कर्नाटका में कैंपस में जाने से क्यों रोका गया हिजाब पहनकर, जबकि वो हमेशा वो स्टूडेंट जाती थी। मैं बिल्कुल उसी जगह पे जा रहा हूं। हमेशा आप हिजाब को हिजाब और सम्मान के साथ जोड़ के पहन के जाएं, यूज करें, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीतिकरण दृष्टिकोण से अगर हिजाब को करके जाते हैं या हमारे यहाँ घूंघट लगा के जाते हैं तो इसका समाज में विरोध होनी चाहिए। अच्छा, राजनीति हिजाब समाज में समरसता है, राजनीतिकरण नहीं होना। आप ये बताएं कि एक तरफ जहाँ अल्लाह अकबर का नारा, जहाँ एक तरफ जय श्री राम का नारा लग रहा है, एक तरफ अल्लाह अकबर का नारा लग रहा है, क्या ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होना चाहिए? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान की राजनीति में गंगा जमुना तहवीज का एक अपना सम्मान है जी। ना हमको राम से परहेज है ना रहीम से परहेज है। अगर मैं जय श्री राम बोलता हूं तो मुझे अल्लाह अकबर भी बोलने में कोई नहीं। अगर मैं नमस्कार करता हूं तो मुझे सलाम अलैकुम से भी कोई वो नहीं है। अगर मैं किसी को आदाब करता हूं तो मुझे अल्लाह हाफिज बोलने में कहीं मुझे मेरे बात नहीं है, मुझे कोई ये टेंशन। मैं आपको बता देता हूँ, अब कोई अगर मुस्लिम जाता है हिंदुस्तान बोल देते हैं, मैं बताता हूँ आपको, हर जगह हिंदुस्तान की आबादी हिंदुस्तान की आबादी के 80% जो लोग हैं अल्पसंख्यक समुदाय को के साथ में भी बहुसंख्यक समाज के लोग हैं। श्री राम हमारी आत्मा है, हमारी संस्कृति है, बिल्कुल भारत का समाजवाद का एक प्रतीक है। लेकिन श्री राम शब्द बोलने का मतलब ये नहीं है कि हमको अल्लाह अकबर से कोई गुरेज है। हमने बचपन से मैं जिस परिवेश में पला बड़ा हूं या जिस गांव में रहता हूं, हम आज भी जितना आप लोग मेरे बारे में जानते हो या जहां मेरी ग्रामीण परिवेश है, आज भी मेरे परिवार के मेरे बच्चे हो, मेरी बच्ची हो, मैं हूं, आज भी हम लोग आखिरी सवाल नवीन जी, आखिरी सवाल, क्या धर्म की राजनीति आपकी पार्टी नहीं कर रही है? ये सीधा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, समाजवाद की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी एकांतवाद को मजबूत करने के लिए जो भारत माता के सम्मान को आगे बढ़ाएगा, जो भारत माता की जय बोलेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भाजपा के लोग हो, तृणमूल के लोग हो, समाजवादी के लोग, आरजेडी के लोग हो, जो लोग भारत के संस्कृति से खेलना चाहेगा, भारत के राष्ट्रवाद का विरोध करेगा, वो हिंदुस्तान के हर लोगों का विरोधी है। आरएसएस बीजेपी के लोग इस तरह से माइंड सेट करके एक महीना पहले का ये स्टोरी था, एक महीने पहले की ये कहानी थी, और उसके बाद नैरेटिव सेट करके जब यूपी में इलेक्शन हो रहा है तो इस तरह से उठाना, क्या ये राजनीति नहीं हो रही है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इस देश की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है जी। आपदा और विपदा में एक सेना के रूप में, चाहे वो सुनामी हो, अल्फान हो, कोई भी विपदा आई हो, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ये नहीं देखती है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कभी ये नहीं देखती है कि ये विपदा आई है तो यहाँ हिंदू है कि मुसलमान है, बंगला भाषी के हिंदीवासी है, गरीब है, अमीर है, जरूरतमंदों की सेवा करनी है। तो भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक सामाजिक संस्था है, उनके अपने कार्य क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी हमारे अपने कार्य क्षेत्र हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर धार्मिक
उन्माद का काम करते तो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं होती। आज देश में इतनी बड़ी सरकार नहीं होती। मोदी जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस जो हिंदू वोट को बंटवारा करने की कोशिश कर रही है, किस धारा की बात कर रहे हैं? मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये बात, ये तो उन्होंने कहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो चुनाव लड़ा हूँ यहाँ। नवीन जी, मुझे केवल इसीलिए हराया गया कि मैं एक हिंदू परिवार से था और एक ब्राह्मण परिवार से था। तीन सवाल आपसे है कि नेशनल पार्टी बनने जा रही है या आपकी पार्टी? मुझे इसीलिए चुनाव हराया गया। तृणमूल कांग्रेस नेशनल पार्टी बनने जा रही है, क्या खास बात है तृणमूल कांग्रेस में कि नेशनल पार्टी बन रही है और वो जीत कर ही आएगी? क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो तृणमूल कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके काम को सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं, यूनाइटेड नेशन में भी सराहा है, उनके बहुत सारे स्कीम्स जी। तो सबसे जो चीज अलग करती है तृणमूल कांग्रेस में को पूरे हिंदुस्तान के सारी पार्टियों से, वो यही चीज अलग करती है कि हमारा टोटल कंसंट्रेशन माँ माटी मानुष के सरकार पे होती है। कि ये किसी पर्टिकुलर पार्टी का सरकार नहीं है, ये पब्लिक का सरकार है जी, जनता का सरकार है जी। इसका यूनिकनेस ये है। दूसरी बात जो आप पूछे, ये पार्टी में जो अधिकार एक पार्टी के कार्यकर्ता का है, वही अधिकार आम पब्लिक का है। आप इस बात को डिनाई नहीं करेंगे अगर आपने राजनीति की है। और नवीन जी का शायद पुराना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कम्युनिस्ट से रहा है। उस जमाने में हमें याद है कि हम एक रिपोर्ट लिखाने जाते थे तो वो रिपोर्ट भी पार्टी ऑफिस लोकल कमेटी मेंबर से पूछ के लिया जाता था, वरना नहीं लिया जाता था। आज पता है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उसका खमियाजा मैं उनको इल्जाम लगा नहीं रहा, निकल गया। मैं आपको बता रहा हूँ, वो बताइए। आज आप किसी भी थाना में चले जाइए, आपका रिपोर्ट लिया जाता है और उस पर एक्शन होती है। नंबर दूसरा, नंबर तीसरा बात जो आप हमसे पूछे कि देश को लेकर, आज ममता बनर्जी ने इस देश का संविधान को रक्षा करने का सबसे मजबूत सिंबल बन चुकी है जी। और ये बात जनता की आवाम से आ रही है। हम नेशनल पार्टी अपनी आवाज से, कि हम नेशनल पार्टी हैं, हम अपनी आवाज से नहीं कर रहे। आज मैं महाराष्ट्र गया, मैं मध्य प्रदेश गया, उत्तर प्रदेश में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? टीएमसी क्यों नहीं लड़ रही है? देखिए, हम लोग गोवा एक छोटा सा स्टेट है, उसमें लड़ रही है, वहाँ क्यों नहीं लड़ रही? गोवा में तो सरकारी बना रहे हैं। देखिए, गोवा में जिस तरह का लोकतंत्र का कत्ल हुआ था, कांग्रेस जीतने के बाद इनके खरीद फरोख्त की राजनीति या गठजोड़ तोड़ फोड़ की राजनीति, रातों रात एमएलएस को खरीद, 5 एमएलए को आप लोगों ने खरीदा है। आप लोगों ने सरकार बनाई, खरीदा ही है। तो वहाँ का पब्लिक मैंडेट आपको नहीं मिला था। आप एग्री करेंगे? अभी भी आप खरीद बिक्री कर रहे हैं। आप एग्री करेंगे? सामने ही है बेचारे सब्यसाची दत्ता जी, एग्जाम्पल है। आप उस जगह में हम लोग पहले टारगेट कर रहे हैं जहां पर पब्लिक मैंडेट इनके विरोध में गया था, और ये लोग खरीद फरोख्त या डर की या सीबीआई या ईडी को लगाकर एमएलएस को अपने समर्थन में लिए थे। पहले हम उनको आजाद कराने, जहां पर आपके अगेंस्ट में एक मजबूत सरकार, एक सेकुलर पार्टी लड़ रही है। हमारा टारगेट है कि देश में सेकुलरिज्म और सेकुलर फैब्रिक्स को जिंदा रखा जाए, लोकतंत्र को भी जिंदा रखा जाए, हम ही आ जाए पूरे हिंदुस्तान में। ऐसा हमारा विजन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लंबा हो जाएगा ये। अच्छा, सवाल हो गया, मुझे कंक्लूड करने देंगे आप? मुझे कंक्लूड करने देंगे? पूरा डिबेट का कंक्लूजन बता रहा हूँ। मैं पूरे डिबेट में सुन रहा था नवीन जी को बहुत बारीकी से, बहुत एक्सपीरियंस लीडर है। उन्होंने बहुत ऐसी बात की है जो आज की तारीख में उनके पार्टी लाइन से बाहर की है, जिनका खामियाजा इस डिबेट के बाद उनको शायद भुगतना होगा। ये बात वो अग्री करेंगे। आज की तारीख में मैं आपको बता दूं, बीजेपी की लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है जी। बीजेपी की लड़ाई बीजेपी की आइडियोलॉजी से है। एक मिनट क्लियर कर दो, आप करिए, मैं कंक्लूड कर दूं। वाजपेयी जी का बीजेपी ये नहीं है। अभी मोदी और बीजेपी के बीच में लड़ाई है, एक सच्चा बीजेपी और करप्ट बीजेपी के बीच का लड़ाई है। शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, ऐसे बहुत ऐसे नाम है, राम जेठमलानी, आप गिन नहीं पाएंगे। बाबुल सुप्रियो का भी नाम ले लीजिए, आप गिन नहीं पाएंगे। बाबुल सुप्रियो जी का भी नाम लीजिए, लेकिन आप रॉन्ग ट्रैक में हैं। बाबुल सुप्रियो जी का भी नाम लीजिए। शुक्रिया, मुझे जवाब ले दीजिए। जवाब मुझे भी ले लीजिए, जवाब मुझसे भी ले लीजिए। मैंने सवाल नहीं किया, जवाब बहुत लंबा हो जाएगा, मुझसे भी ले लीजिए। एक मिनट का समय दिया गया। मामले में अब तक खामोश क्यों रही? इसलिए नहीं कुछ
इसलिए कि हमारा जो पार्टी है वो धन की राजनीति करता नहीं है, और जहां पर धन का राजनीति किया जाता है, गंदगी की जाती है, वहां हमारा पार्टी अपना स्टेटमेंट नहीं देता। हिजाब आपका पर्सनल अधिकार है, और सिर्फ हिजाब नहीं, पश्चिम बंगाल में लड़कियों को जो सम्मान दिया जाता है, हमारे जितने जो वो पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे वो हमारी देवी है, काली देवी, दुर्गा देवी, देवियों का जो सम्मान देती हैं, इसमें कोई अलग से स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट देने का मतलब है कि हम कम्युनल राजनीति करते हैं, इलेक्शन के माहौल में हमने नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप नवीन जी 1 मिनट देखिए, मेरे काबिल मित्र बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। इसका अंतिम निष्कर्ष यही है कि पूरी हिंदुस्तान ही नहीं, पश्चिम बंगाल की जनता भी देख रही है इनके सारे चुनावों को। जी, जिस ढंग से बैरकपुर इलाके में हो, विधाननगर में हो, आसनसोल में हो, रात के अंधेरे में हो, और मुख्यमंत्री जी का इस ढंग से बधाई देना, चुनाव आयोग का इतना बेराह चलना, प्रशासन इतना बेनकाब हो जाना, देखिए ये बंगाल के संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और रहा, मेरे मित्र ने कहा महिला का सम्मान, बिल्कुल हमारी भी बेटियां हैं, हमारे भी परिवार में माताएं हैं, सब लोग हैं। पश्चिम बंगाल यूपी के पश्चिम बंगाल सम्मान इलेक्शन में आप पहले यही राज्य की महिला मुख्यमंत्री, एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री होने के बाद, अच्छा, हिजाब 2 तारीख के बाद जिस ढंग से इस राज्य में बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं का आपने बलात्कार करके हत्या किया, प्रशासन चुप रही है। दुर्भाग्य हो सकता है। आप सीबीआई के डर से अपने नेता भागे फिर रहे हैं, आपके एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में महिला सुरक्षित नहीं, आपको महिला के सम्मान की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नहीं है, 34 साल में महिलाओं का अपमान नहीं हुआ है, उतना एक महिला मुख्यमंत्री के आने के बाद इस बंगाल में हुआ है। लेकिन वो टॉपिक अलग है, छोड़ दे आप। आज चुनाव में बैठे हैं, अच्छा, महिला आपको पता है नेतृत्व में सबसे ज्यादा महिला अपमान इस बंगाल में हुआ है, ये सच्चाई है। एक मिनट देखिए नवीन जी, आज भी बंगाल में आपको क्या पता है? नवीन जी बस हो गया, आपको क्या पता है? मैंने क्या कहा कि महिला गंभीर आरोप लगा रहा हूं, महिला हमारी परिवार की सदस्य है, उसको हर पॉलिटिकल पार्टी को, प्रशासन को, मुख्यमंत्री जी को, हम सब मिलकर सबकी सुरक्षा करनी चाहिए। देखिए, समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, जो जरूरतमंद है, उन सबको सरकार की मदद करनी चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को। और मेरे मित्र ने कहा कि नवीन जी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं एक चीज, कि मैं बहुत सिद्धांतिक राजनीति करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी की राजनीति करती है। बहुत शुक्रिया दोनों का। इसी तरह डिबेट जारी रहेगा, और कैसा आपको लगा जरूर आप जो है लिख कर दें, बताएं कि किस तरह से लगा। बहुत बहुत शुक्रिया JKB न्यूज और ST न्यूज को देखने के लिए।